हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन पढ़ रहे थे। चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। जो हम नेक्स्ट रिएक्शन यहां पर देख रहे हैं दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पार्ट को यहां पे हम कवर कर रहे हैं और इसमें भी सबसे पहले जो हम यहां पर लिख रहे हैं दैट इज बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। इन्हें हीट करने पर क्या होता है और ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसे हम एक बार पहले कवर कर चुके हैं। जब मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ाया था तो वहां पे इसके बारे में बताया था। यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, बीटा कीटो एसिड कैन बी इजीली डीकार्बोक्सिलेटेड बाय हीटिंग ओनली, नो नीड ऑफ सोडा लाइम। डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए हमें सोडा लाइम चाहिए होता था। ये चीज हमने पहले डिस्कस किया था, NaOH प्लस CaO। जब इसके प्रेजेंस में हम हीट करते थे तो डीकार्बोक्सिलेशन होता था, दैट इज CO2 का रिमूवल होता था। लेकिन जब हम बीटा कीटो एसिड की बात करते हैं तो यहां पे आपका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, दैट इज CO2 का रिमूवल होता है सिंपली हीटिंग पर। आपको यहां पर सोडा लाइम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। और अगर हम इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से यहां पर दिखाते हैं। यहां पर आप देखोगे तो हमने बीटा कीटो एसिड लिया है। ये बीटा कीटो एसिड हम इसे क्यों बोल रहे हैं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन एंड दिस कार्बन इज बीटा कार्बन। और बीटा पे यहां पर आप देख सकते हो कीटो ग्रुप हमें लगा हुआ दिख रहा है। तो जब हम इस पर्टिकुलर एसिड की यहां पर बात करते हैं दैट इज बीटा कीटो एसिड की बात करते हैं तो इसे हीट करने पर यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन होने लगता है, मतलब CO2 का रिमूवल होता है। तो यहां पे सिंपली प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से CO2 को रिमूव कर देंगे और जैसे आप यहां से CO2 को रिमूव करोगे आपको ये प्रोडक्ट यहां पर मिल जाएगा, CH3COCH2। ये यहां से हटा, इस H को यहां पे जोड़ दीजिए तो आपको जो प्रोडक्ट दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा। और ये जो प्रोडक्ट यहां पर बन रहा है इसे हम एसीटोन बोलते हैं। क्लियर? तो ये कंसेप्ट हमें पहले से पता है। अगर मैं इसके एक दो क्वेश्चंस की बात करूं, सपोज हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया, हमें क्वेश्चन में देख के ये क्लिक करना चाहिए कि वो बीटा कीटो एसिड आपको दिया हुआ है। तो कभी भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको मिले तो आपको यहां पर बीटा पोजीशन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर मैं यहां पर देखूं, इस C से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, तो यहां पे भी बीटा कीटो एसिड है। हीट करने पे CO2 बाहर, तो यहां पे सिंपली इस CO2 को बाहर कर दीजिए और यहां पे जो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा, दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। क्लियर? और ये आपको चेन रिएक्शन में कैसे प्रोवाइड कर सकता है, यहां पर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एक कीटोन बन रहा है और कीटोन जैसी बना इसका फर्दर आपसे रिएक्शन आगे करवा सकता है। कीटोन में कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सा होता है, NAR। तो यहां पे आपको आगे NAR का कोई रिएजेंट दे सकता है, साइनोहाइड्रिन बनवा सकता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे सकता है। तो आपको यहां पर डिफरेंट रिएक्शंस आगे करवा सकता है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? तो ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहां पर देखिए आपको यहां पर भी विजुलाइज होगा ये बीटा कीटो एसिड ही है। यहां पर अगर मैं देखूंगा तो इस C से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो यहां पर अगर मैं इस पार्ट को सबसे पहले देखूं तो ये बीटा कीटो एसिड है और यहां पर अगर मैं हीटिंग कर रहा हूं तो ये CO2 यहां से रिमूव कर देंगे। लेकिन आप देखोगे तो ये पार्ट भी यहां पर बीटा कीटो एसिड ही है। क्यों? अगर मैं इस C से अटैच कार्बन को अल्फा बोलूंगा तो यहां पर ये इसका बीटा पोजीशन। तो यहां पर आप देख सकते हो कि दो पार्ट है जहां पर बीटा कीटो एसिड आपको दिख रहा है। तो यहां पर जब आप CO2 रिमूवल की बात करते हो तो CO2 हम यहां से भी रिमूव करेंगे और CO2 हम यहां से भी रिमूव करेंगे। अगर एक से ज्यादा आपको दिख रहा है तो वहां से दोनों जगह से CO2 का रिमूवल होगा और यहां पर भी अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो ये मिल जाएगा। क्लियर? तो ये एक और एग्जांपल ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो एक और पार्ट हम देख रहे हैं दैट इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के हीटिंग पर क्या होता है। अगर आपके सिस्टम में एक से ज्यादा CO2H ग्रुप लगा होता है तो वहां पर हीट करने से क्या होता है। तो यहां पे हम दो स्पेसिफिक केस ले रहे हैं। दो स्पेसिफिक केस कौन सा, जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, विसिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है, अगर एक ही कार्बन पे आपको दो CO2H ग्रुप, इस कार्बन पे एक CO2H ग्रुप, दूसरा CO2H ग्रुप, अगर एक ही कार्बन पर आपको दो CO2H ग्रुप दिखे तो उसे हम बोलते हैं जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? अगर आपको एडजेसेंट कार्बन पर CO2H ग्रुप दिखे तो उसे हम बोलते हैं विसिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मैं इसे देखूंगा दिस इज जेमिनल सिस्टम, और अगर मैं इसे देखूंगा तो एडजेसेंट पोजीशन पर आप देख सकते हो यहां पर CO2H ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे हम विसिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अब आपको यह ध्यान रखना होता है कि जब हम जेमिनल को हीट करते हैं तो यहां पे किसका रिमूवल होता है, CO2 का रिमूवल होता है, और जब आप विसिनल को हीट करते हो तो यहां पे H2O का रिमूवल होता है। यह चीज हमें ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहां पर जेमिनल
डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करूंगा तो यहां से हम क्या रिमूव कर देंगे, CO2 रिमूव कर देंगे। लेकिन यह ध्यान रखेगा कि जब हम इस CO2 रिमूवल की बात कर रहे हैं तो हमें एक ही CO2 को रिमूव करना होता है। अगर आप देखोगे तो यहां पर भी CO2 वाला पार्ट आपको दिख रहा है, लेकिन जेमिनल सिस्टम को जब आप हीट करते हो तो यहां पे एक ही CO2 का रिमूवल होता है। तो यहां पे सपोज अगर मैं इस CO2 को रिमूव कर दूं तो जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा वो प्रोडक्ट यहां पर क्या मिलेगा, RCH2COOH। ये प्रोडक्ट यहां पर मुझे मिल जाएगा। अगर मुझे इसे भी रिमूव करना है तो फिर मुझे आगे सोडा लाइम का यूज करना होगा। सोडा लाइम के साथ अगर हम यहां पर हीट करेंगे तो यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और फाइनली यहां से एक और CO2 रिमूव होके मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन जब आप सिंपली हीटिंग करोगे तो जेमिनल सिस्टम से एक ही CO2 बाहर होगा। तो ये पार्ट हम यहां पे ध्यान रख सकते हैं। क्लियर। अगर हम विसिनल की बात करें तो विसिनल से हमें क्या रिमूव करना है, वाटर को रिमूव करना है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहां पे वाटर को रिमूव कर दीजिए। जैसे ही आप यहां पे वाटर को रिमूव करोगे आपका प्रोडक्ट यहां पर क्रिएट हो जाएगा, COO और यहां पे इसे जोड़ दीजिए। कैसे, इस ऑक्सीजन का एक वैलेंसी फ्री हो गया, इस कार्बन का वैलेंसी फ्री हो गया, इन दोनों के बीच में आपस में बॉन्ड क्रिएट कर दीजिए। तो यहां पे आपको एक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। तो ये कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है, जेमिनल से CO2 बाहर और विसिनल से H2O को रिमूव करना है ऑन हीटिंग। क्लियर। तो ये हो गया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जेमिनल और विसिनल का केस। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में जो एक और पार्ट हम यहां पे सीख रहे हैं, एक स्पेसिफिक केस जो हम यहां पे सीख रहे हैं वो देखिए, हीटिंग ऑफ ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक एंड पिमेलिक एसिड। ये जो सारे एसिड हमने यहां पे लिखे हैं, दीज आर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और इसके बारे में भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। तो जब मैं इन एसिड्स की बात करता हूं, इन्हें आप सिंपली इस वर्ड से ध्यान रखोगे, ओम्स गैप। ये सीरीज जो है ये आपका ओम्स गैप सीरीज है, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, पिमेलिक। तो इस वर्ड से ये सारे एसिड्स को आप ध्यान रखोगे। और जब मैं इन एसिड्स की बात करता हूं, इनका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। हम इस रिप्रेजेंटेशन को यूज करके इन एसिड्स को यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे जो डिफरेंस होता है वो ये n का वैल्यू। अगर मैं n को 0 ले लूंगा, अगर n यहां पे 0 हो जाएगा मतलब ये CH2 वाला पार्ट यहां पे नहीं होगा, और अगर ये पार्ट यहां पर नहीं होगा तो आपको ये पहला एसिड यहां पे मिल जाएगा। और ये पहला एसिड कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड। तो इस तरीके से ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। अगर मैं यहां पे n का वैल्यू 1 ले लूं तो n का वैल्यू 1 लेने से यहां पे एक CH2 यूनिट प्रेजेंट होगा, और यहां पे अगर एक CH2 यूनिट प्रेजेंट होगा तो ये आपका दूसरा एसिड बन जाएगा, दैट इज मेलोनिक एसिड। तो इस तरीके से यहां पे इस n के वैल्यू को चेंज करके आप ये सीरीज को यहां पर क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये इन एसिड्स का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर। अब यहां पर जो हम सीख रहे हैं कि इन एसिड्स को हीट करने पे क्या होता है, तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है उसके बारे में यहां पे देखिए। जब हम इन एसिड्स को हीट करते हैं, दैट इज इस ओम्स गैप वाले पार्ट को हीट करते हैं, तो क्या होता है। यहां पे मैंने एक टेबल बनाया, यहां पे देखिए OMSGAP, दैट इज ओम्स गैप वाले पार्ट को लिखा है हमने। और ये जो यहां पे 0 1 2 3 4 5 हमने लिखा है, ये किन के वैल्यूज है, n के वैल्यूज है। अगर मैं n को 0 लूंगा तो ऑक्जेलिक एसिड, n को 1 लूंगा तो मेलोनिक एसिड, n को 2 लूंगा तो सक्सिनिक एसिड। और इस तरीके से यहां पे एसिड का स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हो इस n के वैल्यू को पुट करके। क्लियर। अब हीटिंग पे आपको क्या करना है, आपको क्या ध्यान रखना है वो यहां पर देखिए। जब मैं इस पहले दो एसिड की बात करता हूं तो यहां पर हीट करने पे कौन बाहर होगा, CO2 बाहर होगा। जब मैं इन दोनों एसिड की बात करता हूं तो यहां पे क्या बाहर होता है, H2O बाहर होता है। और जब मैं इन दोनों एसिड्स की बात करता हूं तो यहां पे CO2 और H2O दोनों बाहर होता है। और ये चीज आपको ध्यान रखना है, पहले दो में से क्या बाहर करना है, दूसरे दो में से क्या बाहर करना है, और तीसरे दो में से क्या बाहर करना है, ये हम यहां पर देख सकते हैं। तो इन दोनों में से आप बाहर करोगे CO2, इन दोनों में से आप बाहर करोगे H2O, और इन दोनों में से आप बाहर करोगे CO2 और H2O। ये इनके हीटिंग पर सिस्टम से रिमूव हो जाएगा और ये हमें यहां पर याद रखना है। क्लियर। अगर इससे क्वेश्चन देखें हम तो यहां पर देखिए, सपोज पहला में हमने क्या लिया है, ऑक्जेलिक एसिड, और इसको हम सिंपली हीट कर रहे हैं। तो अगर ऑक्जेलिक एसिड को हीट करेंगे तो हमें क्या बाहर करना है, CO2 बाहर करना है। तो यहां पे CO2 को बाहर कर दीजिए। जैसे आप CO2 को बाहर करोगे, प्रोडक्ट यहां पर क्या बन जाएगा, HCOOH, फॉर्मिक एसिड प्लस CO2। तो इसे हीट करने पे हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा।
क्लियर। अगेन मेलोनिक एसिड, इससे हमें क्या बाहर करना है, CO2, तो यहां से CO2 को बाहर कर दीजिए। CO2 बाहर करोगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड एंड CO2। तो पहले दो एसिड में जब आप हीट करते हो तो यहां पे कौन बाहर होता है, CO2 बाहर होता है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट यहां पर देखिए अगले दो एसिड हमने लिए, सक्सिनिक एसिड और ग्लूटारिक एसिड। इन दोनों में से क्या बाहर करना है, वाटर को बाहर करना है। यहां पे जब आप वाटर को बाहर करोगे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस तरीके से वाटर को बाहर कर दीजिए, और जैसे ही आप यहां से वाटर को बाहर करोगे आपका प्रोडक्ट यहां पर क्रिएट हो जाएगा। इस कार्बन का एक वैलेंसी फ्री, इस ऑक्सीजन का एक वैलेंसी फ्री, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो यहां पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो एनहाइड्राइड मिलने लगेगा, सक्सिनिक एनहाइड्राइड एंड ग्लूटारिक एनहाइड्राइड। यहां से वाटर रिमूव किया, इसको यहां पर जोड़ दिया। क्लियर। तो इन दोनों में से हम वाटर को रिमूव करेंगे और प्रोडक्ट को यहां पर क्रिएट कर देंगे। क्लियर। अगर हम नेक्स्ट दो एसिड की बात करें, अगर हम नेक्स्ट दो एसिड्स की बात करते हैं तो अब यहां पर क्या करना है, यहां पे CO2 भी रिमूव करना है और H2O भी यहां पर रिमूव करना है। ये बस इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, मैकेनिज्म के थ्रू हम डिस्कस नहीं कर रहे। आपको क्वेश्चन में ये मिले तो बस इसे यूज करके प्रोडक्ट क्रिएट कर दीजिएगा। अब यहां पर किस तरीके से हम रिमूव करेंगे, यहां से सपोज मैंने CO2 रिमूव कर दिया और साथ में मैंने H2O भी रिमूव कर दिया। CO2 रिमूव, H2O रिमूव, इस कार्बन का एक वैलेंसी फ्री हो गया, इस कार्बन का भी एक वैलेंसी फ्री, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो यहां पर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा और यहां पे CO ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो हमें एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन यहां पर मिलेगा। ये यहां पर प्रोडक्ट हो जाएगा और साथ में यहां पे क्या बाहर हो गया, CO2 बाहर हो गया और H2O बाहर हो गया, तो ये मेरा प्रोडक्ट होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे एक CH2 यूनिट ज्यादा है, यहां पे एक कार्बन ज्यादा होता है कंपेयर टू जब मैं एडिपिक एसिड की बात करता हूं। तो यहां पर जब मैं CO2 और H2O को बाहर करूंगा तो बस डिफरेंस ये है कि यहां पे 5 मेंबर्ड कीटोन बन रहा था और यहां पे 6 मेंबर्ड कीटोन बनेगा, क्योंकि यहां पर एक कार्बन एक्स्ट्रा है और यहां पर भी CO2 और H2O सिस्टम से बाहर हो जाता है जब हम इसे हीट करते हैं। तो क्वेश्चंस के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि हमें कब किसे बाहर करना होता है। अगर बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे तो सिंपली हीट करने पे CO2 बाहर, अगर जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दिखे तो उसमें से एक CO2 बाहर, अगर विसिनल दिखे तो उसमें से वाटर बाहर। और ये ओम्स गैप सीरीज को हमें अलग से ध्यान रखना है कि पहले दो में CO2, अगले दो में H2O और उसके अगले दो में CO2 और H2O, ये दोनों हम सिस्टम से बाहर करेंगे और प्रोडक्ट यहां पर क्रिएट कर देंगे। क्लियर। तो दिस इज रिगार्डिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। सो दिस कंक्लूड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहां पे जो नेक्स्ट एक रिएक्शन हम कवर कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड का, उसे हम हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। जब हम हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर पार्ट से बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो इस पार्ट को अच्छे से समझिएगा। चलिए इसे हम डिस्कस करते हैं। यहां पे देखिए हमने लिखा क्या है, when methyl ketones react with halogen in the presence of base, oxidation of methyl ketone takes place। जब मैं कीटोन की बात करता हूं तो कीटोन का जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता। हमने जब भी कीटोन बनाया था हमने वहां पे कहीं भी कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं किया था, लेकिन जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं, इस रिएक्शन में कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है। किस तरीके से होता है वो अभी हम यहां पर कवर करेंगे, बट यहां पे ओवरऑल रिएक्शन में आपको कीटोन का ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखेगा। और कीटोन भी कौन सा, यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, मिथाइल कीटोन। जब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं, यहां पर स्पेसिफिकली हमें क्या चाहिए, मिथाइल कीटोन चाहिए। मिथाइल कीटोन हम किसे बोलते थे, कार्बोनिल ग्रुप से अगर आपको एटलीस्ट एक साइड CH3 दिखे तो उसे हम मिथाइल कीटोन बोलते हैं। इस CO ग्रुप से कम एक साइड, दोनों साइड हुआ तो भी मिथाइल कीटोन बोल सकते हो। अगर कम से कम एक साइड भी आपको CH3 ग्रुप दिखा तो उस टाइप के कीटोन को हम मिथाइल कीटोन बोलते हैं। तो यहां पे जब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं तो यहां पे ऑक्सीडेशन किसका होता है, मिथाइल कीटोन का होता है। क्लियर। अब अगर इस रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करें तो रिएक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर आप देखोगे तो हमने मिथाइल कीटोन लिया है, ये हमें यहां पर समझ में आना चाहिए। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, ये हम यहां पर समझ सकते हैं। और जो प्रोडक्ट हमें यहां पर ऑब्टेन होता है वो यहां पर आप देखिए क्या बन रहा है। एक प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा जो प्रोडक्ट यहां पर ऑब्टेन होता है इट इज हेलोफॉर्म CHX3, इसे हम हेलोफॉर्म बोलते हैं। CHCl3 हुआ क्लोरोफॉर्म, CHBr3 हुआ ब्रोमोफॉर्म, CHI3 हुआ तो आयोडोफॉर्म। तो यहां पे CHX3 है जिसे हम यहां पर हेलोफॉर्म बोल रहे हैं। और सिंस इस रिएक्शन में हेलोफॉर्म यहां पर बन रहा है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं।
क्लियर। अब जब हम इस रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने की बात करते हैं तो प्रोडक्ट बनाने के लिए एक सिंपल सा पार्ट यहां पर ध्यान रखिएगा। यहां से अगर आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो हमें क्या करना है, हमें इस CO और मिथाइल ग्रुप के बॉन्ड को यहां पर क्लीव कर देना है। इस कार्बन और इस मिथाइल ग्रुप के बॉन्ड को हमें यहां पर क्लीव करना है। ये जो CO वाला पार्ट है हमें यहां पर क्या क्रिएट कर देना है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पार्ट में तो हम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्रिएट करेंगे और ये जो दूसरा पार्ट है यहां पर हमें क्या क्रिएट कर देना है, हेलो फॉर्म क्रिएट कर देना है। तो आपका प्रोडक्ट यहां पर डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इस पार्ट को देखोगे तो जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमें इसी पार्ट में यहां पर बनता हुआ दिख रहा है और ये जो यहां पर एक कार्बन है, ये एक कार्बन फाइनली यहां पर जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका प्रोडक्ट बनाने का एक शॉर्ट ट्रिक होगा। क्लियर। अब जब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं तो एक और चीज जो आप ऑब्जर्व करोगे वो ये कि जब हम इस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, जब हम इस प्रोडक्ट की यहां पर बात करते हैं तो यहां पे जो नंबर ऑफ कार्बन है वो आपका एक कम है कंपेयर टू जो ओरिजिनल कीटोन में यहां पे प्रेजेंट था। ये हम यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि यहां पर जो ये एक कार्बन है वो किस में जा चुका है, इस हेलो फॉर्म वाले पार्ट में जा चुका है। तो जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अगर आप उसमें कार्बन का काउंट देखोगे तो ये आपका एक कम होगा कंपेयर टू जो आपका यहां पर कीटोन में प्रेजेंट था। तो ये एक और चीज यहां पे इस रिएक्शन में हम ध्यान रख सकते हैं। क्लियर। अब यहां पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज हेलो फॉर्म, तो यहां पर अगर मैं CHCl3 की बात करूं, इसे हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं और ये आपका एक कलरलेस लिक्विड होता है। क्लोरोफॉर्म इज अ कलरलेस लिक्विड। जब मैं ब्रोमोफॉर्म की बात करता हूं तो अगेन ब्रोमोफॉर्म भी आपका कलरलेस लिक्विड होता है। हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पे ये दोनों आपके कलरलेस लिक्विड होते हैं। लेकिन जब हम आयोडोफॉर्म की बात करते हैं तो आयोडोफॉर्म रूम टेम्परेचर पे आपका एक येलो सॉलिड होता है और इस पर्टिकुलर पार्ट का जो एप्लीकेशन है वो अभी हम आगे देखेंगे, बट ये हमें पता होना चाहिए कि आयोडोफॉर्म येलो सॉलिड होता है और जब हम इन दोनों की बात करते हैं ये आपके कलरलेस होते हैं। क्लियर। तो ये तो इस रिएक्शन के ओवरऑल रिएक्शन के बारे में हो गया। अब यहां पर अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखें तो यहां पर ये प्रोडक्ट किस तरीके से बन रहा है, चलिए उसको देखते हैं। जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में जो बेस है दैट इज OH-, ये इस अल्फा पोजीशन से CO से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, बेस इस अल्फा पोजीशन से किसको एब्स्ट्रैक्ट करता है, H को। H किस फॉर्म में निकलेगा, H+ के फॉर्म में। H जैसे ही H+ के फॉर्म में निकलेगा यहां पे इस C पे मुझे कौन सा चार्ज डेवलप होने दिखेगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता दिखेगा। और जब मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करता हूं तो यहां पर ये जो फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन का, ये आपका RDS स्टेप भी होता है इस हेलोफॉर्म रिएक्शन का। तो ये फर्स्ट स्टेप। अब यहां पर देखिए होता क्या है, ये जो यहां पर C पे नेगेटिव आया ये आपका अटैक कर देता है हेलोजन पे। मेरे पास हेलोजन भी प्रेजेंट है तो ये जो C पे नेगेटिव है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, ये इस हेलोजन पे अटैक करता है, यहां से ये बॉन्ड क्लीव होता है और यहां पे इस C से बॉन्ड किसका क्रिएट हो जाता है, इस हेलोजन का, और ये XX- के फॉर्म में यहां से निकल जाता है और यहां पे हमें क्या बनता हुआ दिखता है, RCOCH2X। ये हमें यहां पर क्रिएट होता हुआ दिखता है। तो जब मैं फर्स्ट स्टेप की बात करता हूं तो यहां पे पहले OH- H+ को हटाया, नेगेटिव बना, ये अटैक किया और यहां पे एक हेलोजन आपको आता हुआ दिखा। क्लियर। अब यहां पर अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पे फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होता है। फिर से सेम प्रोसेस क्या, यहां पर मेरे पास ये क्रिएट हो चुका है। अब यहां पर बेस क्या करता है, बेस फिर से इस अल्फा पोजीशन से H को एब्स्ट्रैक्ट करता है। एक और बार सेम प्रोसेस रिपीट होता है, यहां से H एब्स्ट्रैक्ट हुआ H+ के फॉर्म में तो यहां पे C पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो C पे नेगेटिव आया ये फिर से अटैक करता है हेलोजन पे, यहां से ये X बाहर होता है और यहां पे अगेन अब हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है RCOCH और यहां पे क्या हो चुका है, एक और हेलोजन आ चुका है। तो दो बार यहां पे हेलोजन आ गया। सेम स्टेप फिर से थर्ड टाइम भी रिपीट होता है। थर्ड टाइम फिर से यहां पे जो बेस है OH- अगेन यहां से H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, यहां पे अल्फा पोजीशन था तो H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, फिर से यहां पे नेगेटिव चार्ज बनता है एंड अगेन ये जो नेगेटिव है ये अटैक करके यहां से इस बॉन्ड को बाहर करके यहां पे आप देखोगे तो एक और बार यहां पर X लग गया, दैट इज हेलोजन लग गया। अब यहां पर जब हम इस पर्टिकुलर पार्ट की यहां पर बात करते हैं, RCOCH3 यहां पे जनरेट हो गया। तो अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप की जब हम बात करते हैं तो अब ये OH- जो प्रेजेंट है इसके पास यहां पर कोई H एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। हमने तीनों H को हटा के यहां पे 3 X से रिप्लेस कर दिया। तो अब ये अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे।
ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी अब बहुत बढ़ गया है। बहुत क्यों बढ़ गया है? क्योंकि यहां पे इस C के साथ 3 हेलोजन लगा है। और अगर मैं हेलोजन की बात करूं, हेलोजन का कौन सा इफेक्ट लगता है? -I। और ये -I इफेक्ट लगा के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करके इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो अभी जो OH- है ये अटैक करता है इस कार्बन पे। जैसे ही यहां पे अटैक किया, इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगे। ये बॉन्ड यहां पे ब्रेक हुआ और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर शिफ्ट हो गए? O के ऊपर शिफ्ट हो गए। अगेन जैसे यहां पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर O के ऊपर शिफ्ट होते हैं, ये फिर से यहां पे नीचे आके बॉन्ड बनाता है और इस बॉन्ड को यहां से बाहर कर देता है। ये CH3 यहां से बाहर हो जाता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके सिस्टम से बाहर हो जाता है। और अगर आप इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म की बात करो तो ऐसा मैकेनिज्म हमने कहां सीखा था? SNAE में। ये जो पर्टिकुलर स्टेप की अगर हम बात करें तो यहां पे SNAE मैकेनिज्म हो रहा है। अटैक, बॉन्ड ऊपर, बॉन्ड नीचे और ये बॉन्ड बाहर। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहां से बाहर निकल गया। और ये स्टेप आपका यहां पे इजीली क्यों हो जाता है? क्योंकि जब मैं CH3 की बात करता हूं, ये आपका एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। ऐसा क्यों? यहां पर देखिए बना क्या, RCO, ये OH यहां पे आ चुका है, RCOH, और ये आपका बाहर हुआ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके, तो यहां पे मुझे CH3- दिखेगा। और जब मैं इस एनायन की यहां पर बात करता हूं, ये आपका रिलेटिवली स्टेबल होता है। इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये आपका सिस्टम से बाहर हो जाता है। और ये गुड लिविंग ग्रुप क्यों होता है, इसका आप आइडिया लगा सकते हो। अगर मैं यहां पर CCl3- आपको बना के देता, X अगर मैं यहां पर हेलोजन लूं, तो ये आपका रिलेटिवली स्टेबल एनायन क्यों है? क्योंकि यहां पे d ऑर्बिटल रेजोनेंस पॉसिबल होता है। नेगेटिव के पास एक ऐसा एटम है जिसके पास d ऑर्बिटल है, तो यहां पे d ऑर्बिटल रेजोनेंस होने की वजह से ये एनायन आपका रिलेटिवली स्टेबल होता है और ये सिस्टम से यहां से बाहर हो जाता है। और ये स्टेप यहां पे परफॉर्म हो जाता है। क्लियर? अब फाइनली यहां पर होता क्या है? फाइनली यहां पर एक एसिड बेस रिएक्शन होता है। ये आपका एसिड वाला पार्ट, ये आपका बेस वाला पार्ट, ये H को लूज करता है, ये H को गेन करता है और हमें फाइनली यहां पर प्रोडक्ट मिलने लगता है। अगर ये H को लूज किया, ये H को गेन किया, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा? RCOO- और ये H को गेन कर लिया तो हमें CHX3 यहां पर मिलने लगेगा। और सिंस यहां पे सोल्यूशन में पहले से Na+ भी प्रेजेंट था, ये Na+ आपका रिएक्शन में कोई पार्ट प्ले नहीं कर रहा, इसे हम स्पेक्टेटर आयन बोलते हैं। क्योंकि यहां पर ये सिर्फ आपका सोल्यूशन में है, ये रिएक्शन में एज सच कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। और फाइनली जब हम प्रोडक्ट लिखते हैं तो उसे हम इस तरीके से लिख देते हैं, RCOO- दैट इज सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ में आप देख सकते हो प्रोडक्ट क्या बन गया? CHX3, दैट इज हेलो फॉर्म यहां पर क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से इन स्टेप्स के थ्रू फाइनली ये प्रोडक्ट यहां पर क्रिएट होता है। अगर मैं इसे समराइज करूं तो हमने यहां पर क्या किया? हमने 3 बार H को हटाया, 3 बार वहां पर हेलोजन लगाया, और 4th टाइम जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो अब ये कहां अटैक कर रहा है? इस कार्बन पे, ऊपर नीचे, ये बॉन्ड यहां से बाहर, और यहां पर आप देखोगे तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्रिएट हो जा रहा है। और जब मैं इन दोनों की बात करता हूं तो यहां पर हमने कौन सा रिएक्शन कराया? एसिड बेस। और ये एसिड बेस रिएक्शन भी अगेन फिजिबल होता है, क्योंकि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हो तो इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू अगर आप हेलो फॉर्म की बात करो, तो ये आपका स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड के टुवर्ड्स जाता है। इसलिए ये पर्टिकुलर स्टेप भी आपका फिजिबल होता है एंड फाइनली हमें यहां पर ये प्रोडक्ट मिलता है। तो इस तरीके से यहां पे आपका हेलो फॉर्म रिएक्शन परफॉर्म होता है। क्लियर? तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। अब इस रिएक्शन से रिलेटेड अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें, फर्स्ट पॉइंट देखिए हमने यहां पर क्या लिखा है? व्हेन द हेलोजन यूज्ड इज आयोडीन, द हेलोफॉर्म प्रोडक्ट ब्रैकेट में आयोडोफॉर्म इज अ सॉलिड दैट सेपरेट्स आउट एज अ येलो पीपीटी। हेंस दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन, और इसे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम लैब की बात करते हैं तो लैब में किसी रिएक्शन को एज अ टेस्ट हम कब यूज कर सकते हैं? जब वहां पे हमें कोई डिस्टिंक्ट चेंज ऑब्जर्व हो, या तो कोई डिस्टिंक्ट स्मेल वहां पर मिले, या फिर कोई पीपीटी फॉर्मेशन हो जिसे हम ऑब्जर्व कर सके। तो जब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं और जब हम हेलोजन को यूज करते हैं, और हेलोजन भी कौन सा? आयोडीन को हम यूज करते हैं, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज आयोडोफॉर्म बन रहा है, उसका एक येलो पीपीटी हमें ऑब्जर्व होता है। और इसी वजह से इस पर्टिकुलर रिएक्शन को लैब में हम एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं। किसके लिए? मिथाइल कीटोन्स के लिए। और इस टेस्ट को हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट।
अब यहां पर हम आयोडोफॉर्म टेस्ट तो बोल रहे हैं, लेकिन हम क्लोरोफॉर्म टेस्ट, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि जब हम क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म की बात करते हैं तो ये आपके कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं इसका लैब में, तो जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन वहां पर हो रहा है वो आपका कलरलेस लिक्विड है। स्टार्टिंग में भी सोल्यूशन कलरलेस लेता है और बाद में भी आपका कलरलेस ही रहता है, तो लैब में हमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता जिसे हम विजुलाइज कर सके। इसलिए जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो यहां पर हम टेस्ट कौन सा बोलते हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि यहां पर हमें चेंज ऑब्जर्व हो जाएगा। और वो चेंज कैसे? यहां पर आप देख सकते हो, इसका पीपीटी फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जब हम रिएजेंट्स की बात करते हैं, रिएजेंट्स दैट में बी यूज्ड फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्वेश्चन में हमें 2-3 रिएजेंट प्रोवाइड करके देता है जहां पे हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो X2 प्लस एल्कलाइन मीडियम, हमने क्या लिखा था? X2 प्लस NaOH, बट हेलोजन के साथ हमें एल्कलाइन मीडियम अगर मिले तो हम हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में सोचेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इनमें से कुछ दे दे, Cl2NaOH, Br2KOH, I2NaOH, I2Na2CO3, इन सब में आप देखोगे तो हेलोजन के साथ आपको एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइडेड है। तो क्वेश्चन में हेलोजन के साथ एल्कलाइन मीडियम दिखे तो आपको कौन सा रिएक्शन सोचना है? हेलोफॉर्म रिएक्शन सोचना है। ये पहला पार्ट हमें ध्यान रखना होता है। क्लियर? एक और रिएजेंट जो हमें यहां पर क्वेश्चन में मेंशन होता है वो ये, आपको क्वेश्चन में सिंपली NaOH लिख के दे देगा या फिर KOX लिख के दे देगा। आपको हेलोजन प्लस एल्कलाइन मीडियम नहीं देगा, आपको सिर्फ ये लिख के दे देगा। एग्जाम्पल NaOCl, NaOBr, KOCl, KOBr, इस तरीके से आपको रिएजेंट मेंशन करके देगा। तो इसमें भी सबसे पहले ये याद रखिएगा कि आपको यहां पर क्या सोचना है, आपको यहां पर हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में सोचना है। ये हमें बहुत बार क्वेश्चन में क्लिक नहीं करता, तो इसे अच्छे से याद रखेगा। और अगर हम इसकी भी बात करें तो यहां पे आपको सिंपली ऐसा भी लिख के दे देता है, OX माइनस। आपको यहां पर ये Na प्लस भी मेंशन करके नहीं देता, और इसका रीजन ये है कि जब हम इस Na प्लस की बात करते हैं, इसका रिएक्शन में एज सच कोई रोल नहीं होता। ये आपका स्पेक्टेटर आयन होता है, ये रिएक्शन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा होता है। तो इसमें आपको यहां पर Na प्लस भी मेंशन करके नहीं देता, आपको सिंपली ये लिख के भी दे देता है। तो आपको अगर ये भी मेंशन करके दे तो आपको क्या सोचना है? हेलोफॉर्म रिएक्शन सोचना है। क्लियर? अब जब हम हेलोजन की बात करते हैं और उसे हम बेसिक मीडियम में रखते हैं तो यहां पर एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। अगर आपने हेलोजन को एक माइल्ड बेसिक मीडियम में लिया, सपोज आपने यहां पर NaOH लिया, तो यहां पर एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। X2 रिएक्ट करता है NaOH के साथ और ये बना लेता है NaOX प्लस NaX प्लस यहां पे साथ में H2O, और ये जो यहां पे बना इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइपोहेलाइड। तो क्वेश्चन में आपको इसकी जगह सिंपली ये भी लिख के दे देता है, तो इसमें भी बस हमें याद रखना है कि यहां पर भी आपको कौन सा रिएक्शन कराना है? आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन ही कराना है। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। एक और रिएजेंट जो हमें मेंशन होता है दैट इज दिस पार्ट, CaOCl2 प्लस H2O हमें लिख के देता है। CaOCl2 क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर और वाटर का कॉम्बिनेशन भी आपको दिखे तो आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन सोचना है। ये भी हमें ध्यान रखना है। जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो इन दोनों के रिएक्शन से एक्चुअली जो बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 बना देते हैं। और अगर आप यहां पर देखोगे तो X2 प्लस एल्कलाइन मीडियम, और यहां पर भी हम क्या कराएंगे? हेलोफॉर्म रिएक्शन ही कराएंगे। क्लियर? अगर हमने ये रिएजेंट यहां पर यूज किया तो जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा वो क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन होगा, सिंस हम यहां पे क्लोरीन का यूज कर रहे हैं। तो जब हम इस पर्टिकुलर रिएजेंट की यूज की बात करते हैं तो यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, लैब मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को लैब में बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन लिया जाता है और इसका रिएक्शन मिथाइल कीटोन के साथ कराया जाता है, और जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगा वो क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेगा। क्लियर? तो ये हो गए रीजन्स के बारे में। तो क्वेश्चन इनमें से कुछ दिखे तो आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में सोचना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, कीटोन्स में मिथाइल कीटोन्स अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। जब हम कीटोन्स की बात करते हैं तो यहां पर स्पेसिफिकली कौन से कीटोन्स ये रिएक्शन शो करते हैं? मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन शो करते हैं। और ऐसा क्यों होता है ये हम अब सोच सकते हैं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म हमने कवर किया है। मैकेनिज्म में क्या होता था? मैकेनिज्म में इस CO से अटैच कार्बन को, जिसको हम अल्फा कार्बन बोल रहे थे, यहां से H रिमूव होता था। कितनी बार H रिमूव होता था? 3 बार। यहां पे 3 बार हम H को रिमूव करके यहां पे 3 बार हम हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करते थे, और फाइनली यहां पर इस कार्बन पर अटैक होके हमें प्रोडक्ट मिलने लगता था। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब आपका इस अल्फा पोजीशन पर
3H अवेलेबल होगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। और ये 3H कब अवेलेबल होगा? जब यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि कीटोन्स में स्पेसिफिकली कौन से कीटोन ये रिएक्शन शो करेंगे? मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन शो करेंगे। अगर आपको मैंने ये कीटोन बना के दिया, सोचिए क्या ये कीटोन आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा? क्या ये मिथाइल कीटोन है? आप देखोगे तो इस CO से दोनों साइड कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये आपका मिथाइल कीटोन नहीं है और ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन भी शो नहीं करेगा। और रीजन मुझे समझ में आना चाहिए कि इस C से अटैच ये जो अल्फा कार्बन है, यहां पे 2 ही H अवेलेबल है। यहां पे हमें 3H चाहिए होते हैं ताकि वहां पर हम 3 बार हेलोजन को लगा सके और रिएक्शन को आगे की तरफ प्रोसीड करा सके। तो यहां पे ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। अब जब हम कीटोन्स की बात करते हैं तो कीटोन्स में तो स्पेसिफिकली मिथाइल कीटोन रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं जो आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। तो इन्हें अब हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बात करें एल्डिहाइड्स की, तो एल्डिहाइड में ओनली एसिटाल्डिहाइड कैन अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। एल्डिहाइड्स में सिर्फ एक ऐसा एल्डिहाइड होता है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है, और वो एल्डिहाइड कौन सा? एसिटाल्डिहाइड। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करते हैं तो यहां पे सिमिलर तरीके से रिएक्शन होता है। और जब मैं इस एल्डिहाइड की बात करूंगा तो यहां पर भी ये रिएक्शन क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस C से अटैच इस कार्बन पर आप देख सकते हो कि कितने H अवेलेबल है? 3H यहां पर अवेलेबल है। तो मैकेनिज्म के थ्रू अगर सोचे तो यहां पे भी ये जो 3H है ये हेलोजन से आपका रिप्लेस हो जाएगा और फिर हम आगे रिएक्शन करवा के हेलोफॉर्म प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम एसिटाल्डिहाइड की बात करते हैं तो ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। इसके अलावा अगर दूसरा एल्डिहाइड होगा तो ये आपका रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसके अलावा आप कोई भी एल्डिहाइड ले लो और वहां पर हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा, और ये रीजन आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हो अल्फा पे कोई कार्बन ही नहीं है, वहां पे कोई H भी नहीं है, तो यहां पर तो रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो C से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, और यहां पर आप देख सकते हो कि कितने H अवेलेबल हैं? 2 H अवेलेबल है, और मुझे रिएक्शन को आगे तक ले जाने के लिए 3H रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए ये भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो एल्डिहाइड्स में सिर्फ मुझे क्या ध्यान रखना है? एसिटाल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप की बात करें। नेक्स्ट यहां पर हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? एल्कोहल्स को। यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, एल्कोहल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑल्सो अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर किसी एल्कोहल में आपको ऐसा एक पार्ट दिखे तो वो भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। अंडर सर्टेन कंडीशंस ये कर रहा है, मतलब अगर मुझे ऐसा पार्ट दिखेगा तो ही वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। सारे एल्कोहल्स नहीं करते। अब यहां पर ऐसा क्यों होता है? यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, NaOH प्लस X2 इज ऑल्सो अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हम रिएजेंट यूज करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन में, ये आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। और अगर ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या होगा? यहां पर अगर आप देखोगे तो हमने अल्कोहल लिया, ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? अगर आप इस अल्कोहल को देखोगे तो ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है, और 2 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर आपने एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। तो अल्कोहल इस रिएजेंट के प्रेजेंस में सबसे पहले तो ऑक्सीडाइज होता है, और ये ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो गया? एक कीटोन में कन्वर्ट हो गया। अब आप इस कीटोन को चेक करिए, क्या ये कीटोन आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा? यहां पर आप देख सकते हो ये कैसा कीटोन है? मिथाइल कीटोन है, तो ये तो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर देगा। तो यहां पर ये जो कीटोन बनता है ये फर्दर इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करने लगता है, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि ये अल्कोहल आपका क्या शो कर रहा है? हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर रहा है। क्लियर? तो हम अल्कोहल को कैसे चेक करेंगे? अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको चेक करिए। अगर वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा तो आपका वो अल्कोहल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। क्लियर? तो ये चीज हम यहां पर समझ सकते हैं। अगर हम इस अल्कोहल की बात करें, ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? अगर आप यहां पर देखोगे तो ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल में भी ये कौन सा अल्कोहल है? इथेनॉल। और अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और साथ में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। तो जब हम इस अल्कोहल को इस रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो पहले तो ये इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है,
और अगर आप इस एल्डिहाइड को देखोगे तो ये कौन सा एल्डिहाइड यहां पर बनेगा, यहां पर एसिटेल्डिहाइड क्रिएट हो जाएगा। और जब मैं एसिटेल्डिहाइड की बात करता हूं तो ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, और अगर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर रहा है तो ये अल्कोहल भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर रहा है। तो इसलिए हम यहां पर बोलते हैं कि इथानॉल आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है। पहले ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये फर्दर इसके साथ रिएक्ट करके हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करने लगेगा। जब मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात करता हूं तो 1 डिग्री अल्कोहल में ध्यान रखिएगा सिर्फ एक ही ऐसा अल्कोहल है जो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है, दैट इज इथानॉल। 1 डिग्री अल्कोहल में इसके अलावा अगर आप कोई भी अल्कोहल लोगे तो वो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा और उसे आप ऑक्सीडाइज करके चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एक इंफॉर्मेशन यहां पर आप ध्यान रख सकते हो। अगर मैं इस अल्कोहल की बात करूं, इस अल्कोहल को चेक करिए, ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। और 2 डिग्री अल्कोहल अगेन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इस अल्कोहल के बारे में आपसे पूछता क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ, क्या ये कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, क्या ये मिथाइल कीटोन हमें दिख रहा है? नहीं, इस CO ग्रुप से दोनों साइड यहां पर इथाइल लगा हुआ है और इथाइल लगने की वजह से ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो ये अल्कोहल भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो सारे अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करते, वो डिपेंड करता है कि उनके ऑक्सीडेशन पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर रहा है तो वो अल्कोहल भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर देगा। क्लियर? अब आप इस पार्ट को भी यहां पर समझ सकते हो। अगर आपके अल्कोहल में ये पार्ट होगा और इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो फिर आप यहां पर देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट बनेगा उस केस में वो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, क्या इस अल्कोहल में ऐसा एक पार्ट आपको दिख रहा है? यहां पर आप देख सकते हो ये पार्ट, और इसका जब ऑक्सीडेशन आप करोगे तो ये आप देख सकते हो एक मिथाइल कार्बोनिल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अल्कोहल भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। अगर मैं इस अल्कोहल की बात करूं, इस अल्कोहल में भी यही पार्ट यहां पर है। कैसे? अगर आप यहां पर H लगा दोगे, अगर आप यहां पर H लगा दोगे तो ये इथेनॉल बन जाएगा। तो इथेनॉल की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी ये पार्ट प्रेजेंट होता है, और ये पार्ट प्रेजेंट होने की वजह से जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये पार्ट आपका कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल कार्बोनिल पार्ट में। और अगर मिथाइल कार्बोनिल पार्ट यहां पर क्रिएट हो गया जैसा कि यहां पर क्रिएट हो रहा है, और ये आपका फर्दर हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है। तो ये रीजन होता है अल्कोहल का हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करने का। तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर? अगर हम एल्काइल हैलाइड्स की भी बात करें तो एल्काइल हैलाइड्स में ऑल्सो अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन, यहां पर भी हेलोफॉर्म रिएक्शन हो सकता है। इस पार्ट को यहां पर समझिए कि यहां पर कैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल होता है। यहां पर जो हमने एल्काइल हैलाइड लिया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो क्या होगा? दिस इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये हम यहां पर समझ सकते हैं। अगर मैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में NaOH डालूंगा तो यहां पर क्या होना चाहिए? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की जब हम बात करते हैं तो यहां पे मेनली कौन सा मैकेनिज्म होता है? SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म में क्या होता था? न्यूक्लियोफाइल अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर करता था। तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है, ये मेरा OH-, ये यहां अटैक करके इस Cl को, जो मेरा लिविंग ग्रुप है, इसको बाहर कर देगा। और यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अल्कोहल क्रिएट हो जाएगा। और जो अल्कोहल यहां पे क्रिएट हो रहा है ये इथेनॉल क्रिएट हो रहा है। और मैंने आपको यह बताया कि इथेनॉल जो होता है ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। तो इसका यह मतलब हो गया कि ये जो एल्काइल हैलाइड है ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। जब हम रिएक्शन कंडीशन की बात करते हैं तो इसमें हम NaOH प्लस हेलोजन यूज कर रहे हैं। तो यहां पे जो NaOH प्रेजेंट है ये पहले इसके साथ रिएक्ट करके इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, और जो अल्कोहल बन रहा है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके आपका कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो आगे आपका रिएक्शन शो करके हमें फाइनली हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। तो जब हम इस एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एल्काइल हैलाइड भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। क्लियर? तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। अगर आपको ये दिया होता, सोचिए क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा? इसमें भी सोचिए कि सबसे पहले जो NaOH आपके पास प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा? यहां पे एक Cl था, यहां पे 2 Cl है। 2 Cl होने की वजह से ये जो OH- है ये यहां पर कितनी बार अटैक कर सकता है? 2 बार। 2 बार अटैक करेगा तो ये 2 बार Cl हट के यहां पे आप देख सकते हो 2 बार OH आ जाएगा, और 2 OH से यहां से हम क्या रिमूव कर देते हैं? वाटर। जैसे आप यहां से वाटर रिमूव करोगे तो आपको यहां पर
कीटोन बनता हुआ दिख जाएगा। अब ये चेक करिए क्या ये कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। अगर मैं इस कीटोन की बात करूं तो आप देख सकते हो इस CO ग्रुप से यहां पे क्या प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है, मतलब ये एक मिथाइल कीटोन है और मिथाइल कीटोन हमें पता है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एल्काइल हेड को भी लिया हमने तो ये भी फाइनली जाके आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करने लगेगा। क्लियर? तो हमें एल्काइल हैलाइड्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ये भी हमें क्वेश्चन में मेंशन करके देता है। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप यहां पर देखिए हम कौन सा ले रहे हैं, एस्टर्स ले रहे हैं। एस्टर में ऑल्सो अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन, यहां पर भी हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। कैसे? जब मैं एस्टर्स की बात करता हूं तो एल्कलाइन मीडियम में एस्टर का हाइड्रोलिसिस होने लगता है। यहां पे हम एल्कलाइन मीडियम यूज कर रहे हैं, OH माइनस मेरा प्रेजेंट है, यहां पर एस्टर का हाइड्रोलिसिस होने लगता है। मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एल्कलाइन मीडियम और इसे हम सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते थे और वहां पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता था वो कौन सा, SNAE मैकेनिज्म और एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता था। तो यहां पर भी जब आप OH माइनस यूज करते हो तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस होने लगता है, SNAE मैकेनिज्म यहां पर एस्टर में होने लगता है। और SNAE मैकेनिज्म में हम करते क्या थे, ये जो OH माइनस है ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, ये अटैक करके ये बॉन्ड ऊपर, ये बॉन्ड फिर से नीचे और ये बॉन्ड यहां से बाहर हो जाएगा। तो यहां पर जब ये अटैक बॉन्ड ऊपर बॉन्ड नीचे बॉन्ड बाहर प्रोसेस होगा तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, हमें यहां पर ये जो लेफ्ट साइड है CH3CO, ये OH यहां पर आया तो एसिड मिल गया और राइट साइड ये जो बाहर हुआ CH3CH2O बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकल रहा है तो हमें ये यहां पर ऑब्टेन होता है। और वहां पर मैंने आपको लास्ट स्टेप भी बताया था जब हमने सेपोनिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा था कि लास्ट स्टेप में यहां पे एक एसिड बेस रिएक्शन होता है, ये H को लूज करता है, ये H को यहां पे गेन करता है और फाइनली हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होने लगता है जब हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं इन बेसिक मीडियम। क्लियर? अब यहां पर खुद देखिए फाइनली हुआ क्या, आपने लिया था एस्टर लेकिन आपका जो मीडियम था वो एल्कलाइन था तो वो इसे कन्वर्ट कर दिया इस एसीटेट आयन में और यहां पे इस अल्कोहल में। और अब आप यहां पर समझ सकते हो कि जैसे ये अल्कोहल बनेगा ये अल्कोहल फिर से आपका रिएक्शन में पार्ट ले लेगा, NaOH प्लस हेलोजन जो वहां पर प्रेजेंट है वो इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा और सिंस ये इथानॉल है तो इथानॉल जब ऑक्सीडाइज होगा तो एसिटल्डिहाइड बनाएगा और एसिटल्डिहाइड फिर फाइनली आपका जाके हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर देगा। तो स्टार्ट हमने एस्टर से किया था लेकिन यहां पे रिएक्शन प्रोसीड होते होते फाइनली यहां पर ये एस्टर भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर रहा है। तो अगर हमें क्वेश्चन में ये एस्टर मेंशन करके देगा दैट इज इथाइल एसीटेट तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि ये भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा क्योंकि यहां पर इथेनॉल आपका फर्दर रिएक्ट करके हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर देगा। क्लियर? तो एस्टर भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है। अगर हमने मिथाइल एसीटेट लिया होता, सोचिए क्या यहां पर हेलोफॉर्म रिएक्शन होता। अब आप यहां पर सिमिलर तरीके से अगर सोचोगे तो एस्टर का हमें हाइड्रोलिसिस करके यह देखना होता है कि जो अल्कोहल ऑब्टेन हो रहा है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा या नहीं करेगा। यही हमारा कंसेप्ट है क्योंकि हम इस अल्कोहल को देख के यहां पे डिसाइड कर रहे हैं। तो यहां पे सोचिए, यहां पे अगर मैं सिमिलर मैकेनिज्म फॉलो करूंगा, अटैक बॉन्ड ऊपर बॉन्ड नीचे, ये बॉन्ड यहां से बाहर, तो हमें ये ऑब्टेन होगा। और यहां पर अगर आप एसिड बेस रिएक्शन कराओगे तो एसिड बेस रिएक्शन कराने के बाद हमें CH3CO- और CH3OH ऑब्टेन होगा। अब अगर मैं इस अल्कोहल की बात करूं, चेक करिए क्या ये अल्कोहल आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। यहां पर जो अल्कोहल बन रहा है ये कौन सा है, मिथानॉल है। और अगर मैं अल्कोहल का कंसेप्ट फिर से यहां पर बताऊं तो अल्कोहल का हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करने का रीजन क्या था कि जो हम रिएजेंट यूज करते हैं NaOH प्लस X2 ये आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो जो अल्कोहल होता है ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो अगर मैं मिथानॉल की बात करूंगा तो मिथानॉल ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका कन्वर्ट होगा फॉर्मल्डिहाइड में। और अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की बात करूं तो फॉर्मल्डिहाइड आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता। सिर्फ एक ही ऐसा एल्डिहाइड है जो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है और वो कौन है, आपका एसिटल्डिहाइड है। तो यहां पे अगर मिथानॉल बन रहा है तो ये आपका ऑक्सीडाइज होके हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं कर सकता। क्लियर? तो जब मैं इस एस्टर की बात करूंगा तो ये एस्टर भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो मिथाइल एसीटेट नहीं करेगा लेकिन इथाइल एसीटेट शो कर देगा।
तो एस्टर का फाइनली जो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है वो ये कि एस्टर के हाइड्रोलिसिस पे जो अल्कोहल बन रहा है उस अल्कोहल को चेक करिए। वो अल्कोहल अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है तो इसका मतलब ये एस्टर भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है। क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग एस्टर्स। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, हमने यहां पर क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स एक्सेप्ट एस्टर डू नॉट अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब यहां पर हमने डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स देखे जिसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। कीटोन्स में कैसे कीटोन, मिथाइल कीटोन, एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड, अल्कोहल के कुछ कंडीशन हमने देखे थे कि अगर इथेनॉल होगा तो वो तो आपका शो करेगा। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हम चेक करते थे, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हम चेक करते थे। जब मैं एल्काइल हाइड की बात करता हूं तो यहां पर भी हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है ये पॉसिबल हो सकता है। एस्टर में भी हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो यहां पे अब जो हम लिख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एनी डेरिवेटिव, यहां पर हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। सबसे पहले अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें और सपोज अगर मैं एसिटिक एसिड ले लूं, तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता है। और इसका रीजन ये है कि यहां पे जो आप एल्कलाइन मीडियम ले रहे हो, ये जो OH माइनस है ये यहां से H को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये आपका एसिडिक H होता है इस कंपाउंड में और ये यहां से H को एब्स्ट्रैक्ट करता है और यहां से जैसे ये H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये इस पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब मैं फर्दर यहां पे रिएक्शन कराने की कोशिश करता हूं, अगर मैंने यहां पर फिर से सोचा कि ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाएगा तो यहां पे अब ये जो OH माइनस है वो इस अल्फा पोजीशन से H को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। अगर मैं इस COO माइनस ग्रुप की बात करूं, इसका प्लस आई इफेक्ट लगता है। GOC में हमने ये चीज पढ़ा था, इसका प्लस आई इफेक्ट लगता है। प्लस आई इफेक्ट लगने की वजह से अगर मैं इस पोजीशन के, इस अल्फा पोजीशन के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका बहुत डिक्रीज हो जाता है क्योंकि इसका प्लस आई काफी स्ट्रांग होता है और प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से ये जो OH माइनस है वो यहां से इस अल्फा पोजीशन से H को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाता और ये रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड नहीं होता। अगर मुझे रिएक्शन कराना है, मुझे हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करवाना है तो अल्फा पोजीशन से H को एब्स्ट्रैक्ट करना जरूरी है क्योंकि इसी अल्फा पोजीशन से H हटता है और यहां पे एक एक करके हेलोजन लगता जाता है। बट इस केस में इस अल्फा पोजीशन से ये जो OH माइनस है H को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाता और ये रिएक्शन आपका आगे की तरफ प्रोसीड नहीं करता, इवन दो दिखने में मुझे यहां पर 3 अल्फा H दिख रहा है। क्लियर? तो कभी भी क्वेश्चन में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे तो डायरेक्टली आप वहां पर बोलोगे कि यहां हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होता। क्लियर? तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब इसके आगे देखिए हमने क्या लिखा है, एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की बात करता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में कौन कौन आते थे? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में एसिड हैलाइड आता है, एसिड एनहाइड्रेट आता है, एस्टर आता है, अमाइड आता है। ये चीज हमने सीखा है। तो जब मैं एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर की बात करता हूं, यहां पर इन कंडीशंस में SNAE रिएक्शन होने लगता है। कहां कहां? एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर में, इनमें SNAE रिएक्शन होने लगता है। अब SNAE रिएक्शन होने के बाद जो यहां पर प्रोडक्ट बनता है वो हम यहां पर समझ सकते हैं। जब मैं एस्टर की बात करता हूं तो यहां पर जब SNAE रिएक्शन होता है तो मुझे क्या ऑब्टेन हो रहा है? अल्कोहल, और ये अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है। लेकिन जब मैं एसिड हैलाइड की बात करता हूं या फिर एसिड एनहाइड्रेट की बात करता हूं और यहां पर अगर हम SNAE मैकेनिज्म सोचें तो यहां पर कोई अल्कोहल क्रिएट नहीं होता है। अगर आप RCOCl लोगे और यहां पर अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे तो यहां पर अटैक, बॉन्ड ऊपर, बॉन्ड नीचे, बॉन्ड बाहर, तो यहां कोई अल्कोहल क्रिएट नहीं होगा। अगर आप एसिड एनहाइड्राइड भी लोगे और यहां पर भी अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे और SNAE मैकेनिज्म सोचोगे तो यहां पर भी कोई अल्कोहल क्रिएट नहीं होता। लेकिन जब हम एस्टर की बात करते हैं और यहां पर SNAE रिएक्शन होता है तो अल्कोहल क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से ये एस्टर आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर पा रहा है। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूंगा तो यहां पर कोई हेलोफॉर्म रिएक्शन आपका शो नहीं होता क्योंकि यहां पर SNAE रिएक्शन के थ्रू मैकेनिज्म आपका प्रोसीड होता है। क्लियर? तो ये चीज हमें यहां पर समझ में आना चाहिए। जब मैं अमाइड्स की बात करता हूं तो अमाइड्स में जब हम NaOH प्लस हेलोजन का यूज करते हैं तो यहां पे एक डिफरेंट रिएक्शन होने लगता है
और वो जो रिएक्शन होता है उसे हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, और इसे हम पढ़ेंगे जब हम अमीन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, लेकिन अमाइड में भी कौन सा रिएक्शन नहीं होता, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होता, यहां पर एक डिफरेंट रिएक्शन होने लगता है। तो इसे हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या पता होना चाहिए ओवरऑल कि कार्बोक्सिलिक एसिड शो नहीं करता, एसिड हैलाइड शो नहीं करता, एसिड एनहाइड्राइड शो नहीं करता। एस्टर की जब हम बात करेंगे तो अंडर सर्टेन कंडीशन ये शो कर सकता है, और फाइनली जब हम अमाइड की बात करेंगे तो ये भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स यहां पर ध्यान रखेगा। क्लियर? अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहां पर देखिए आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब हमें यहां पर इस टाइप का भी क्वेश्चन मेंशन होता है, तो हमें इजीली यहां पर अब समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से कंपाउंड्स आपके आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देंगे। अगर मैं इस पहले कंपाउंड की बात करूं, यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मुझे दिख रहा है, कीटोन, और कीटोन में आयोडोफॉर्म टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर कैसे कीटोन होना चाहिए, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो इस CO ग्रुप से यहां पर CH3 अटैच्ड है, मतलब ये एक मिथाइल कीटोन है, और अगर मिथाइल कीटोन है तो ये आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। क्लियर? जब मैं इस कीटोन की बात करता हूं तो ये कीटोन का जो नाम है इट इज एसिटोफिनॉन। तो एसिटोफिनॉन हमें क्या दे देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। क्लियर? अगर हम नेक्स्ट कीटोन की बात करें, यहां पर क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब यहां पर देख सकते हो कि CO से दोनों साइड कौन अटैच्ड है, PH यहां पर अटैच्ड है, कोई मिथाइल ग्रुप यहां पर नहीं है, मतलब ये मिथाइल कीटोन नहीं है, और अगर मिथाइल कीटोन नहीं है तो ये आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो यहां पर जब मैं इस कीटोन की बात करता हूं, दैट इज बेंजोफिनॉन की बात करता हूं, तो बेंजोफिनॉन आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्लियर? तो एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन को हम डिस्टिंग्विश करने के लिए भी इस आयोडोफॉर्म टेस्ट का यूज कर सकते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो उसको हम इस तरीके से यहां पे समझ सकते हैं। क्लियर? अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें, यहां पर आप देख सकते हो कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड, CHO, और एल्डिहाइड में मुझे पता है सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, और वो कौन सा, एसिटेल्डिहाइड। तो अब यहां पर देख सकते हो एसिटेल्डिहाइड दिया हुआ है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। अगर अब नेक्स्ट की बात करें, इसे चेक करिए, ये भी हमें क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड में आप यहां पर देख सकते हो एसिटेल्डिहाइड नहीं है। अगर एसिटेल्डिहाइड नहीं है तो मैं डायरेक्टली इसे क्रॉस कर दूंगा, ये हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्लियर? अगर हम इस नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप मुझे दिख रहा है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ एसिटेल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो हम बहुत बार क्या करते हैं, फर्स्ट इंस्टेंट में जब भी इस कंपाउंड को देखते हैं तो हम बोल देते हैं कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, लेकिन अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, और इसे अच्छे से ध्यान रखेगा। अभी बहुत इजीली हम यहां पर समझ सकते हैं, जब मैं एसिटेल्डिहाइड की बात करता हूं और यहां पर आयोडोफॉर्म रिएक्शन की बात करता हूं, तो मैकेनिज्म में क्या होता था, मैकेनिज्म में यहां पे फर्स्ट स्टेप में इस अल्फा पोजीशन से H हटता था और यहां पे हेलोजन लगता था। उसके बाद फिर से हम एक और H हटाते थे और हेलोजन लगाते थे, फिर से हम एक और H हटाते थे और हेलोजन लगाते थे। हम ऐसा 3 बार करते थे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको ऑलरेडी एक बार I लगा के दिया हुआ है, मतलब मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी यहां पर हुआ हुआ है। अगर फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी यहां पर हुआ हुआ है तो अब जब आप यहां पर रिएक्शन कराओगे तो इसके आगे वाले स्टेप होंगे, यहां पे एक और बार H हटके I लगेगा, एक और बार H हटके I लगेगा, और ये भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन दैट इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन यहां पे शो करने लगेगा। तो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो यहां पे ऑलरेडी एक I लगा के दिया हुआ है, तो हमें बस ये समझ में आना चाहिए कि यहां पे फर्दर स्टेप्स हो जाएंगे और ये आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। क्लियर? अगर क्वेश्चन में ऐसा भी मेंशन करके देता, आपको ऐसा भी लिख के दे देता है कि यहां पर 2 I लगा के दे दिया, अगर 2 I लगा के दे दिया तब तो हमें यहां पर भी समझ में आना चाहिए कि यहां पे 2 स्टेप ऑलरेडी हो चुका है, तो यहां पे ये थर्ड H हटेगा, I लगेगा और ये आपको आगे रिएक्शन शो कर देगा, तो ये भी आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। क्लियर? तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। और अगर मैं आपको ये देता CCl3COH दैट इज क्लोरल, और अगर मैं आपसे ये पूछता क्या ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता, क्या ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। अब यहां पर आप देखोगे तो इस C से ऑलरेडी 3 Cl लगा हुआ है, तो जब मैं यहां पर मैकेनिज्म के थ्रू सोचूंगा तो पहले 3 स्टेप जो होते थे वो तो यहां पे ऑलरेडी हुआ है। अब जब आप मैकेनिज्म में आगे सोचोगे तो यहां पर अटैक होगा, बॉन्ड ऊपर, बॉन्ड नीचे, बॉन्ड बाहर,
तो ये भी आपका आगे अब रिएक्शन शो कर देगा और मुझे यहां पर क्लोरल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर देगा। यहां पर हम आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात नहीं कर रहे, यहां पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा। इसलिए मैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए बोल रहा हूं कि क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। हाँ, तो ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है और इसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट यही है जो अभी मैंने आपको बताया कि यहां पे पहले से अगर आपको हेलोजन लगा के दे देगा तो हमें ये क्लिक करना चाहिए कि यहां पर ये भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। क्लियर? तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर हम इसकी बात करें, ये अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या ये अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा? क्या ये आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो यहां पर अगर आप डायरेक्टली विजुलाइज करो और इस पार्ट को यहां पर देखो तो ये पार्ट आपको ऐसा कुछ दिखेगा और मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल में अगर ऐसा कोई पार्ट होगा तो वो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। और इसका जो कंसेप्ट था वो ये था कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके चेक कर लीजिए। अगर मैं इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूंगा तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इस कीटोन में। 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन प्रोवाइड करेगा और अगर आप इस कीटोन को देखोगे तो ये आपका मिथाइल कीटोन है। यहां पर CH3 लगा हुआ है तो मिथाइल कीटोन है, तो आपको पता है कि ये तो आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये अल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट हमें दे देगा। क्लियर? अगर हम इनकी बात करें, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड। डायरेक्टली मैंने आपको बताया कि ये आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में यहां पर समझ सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा नहीं देगा। क्लियर? तो इसे ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सपोज हमें यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया, आपको एक कंपाउंड दिया, साथ में आपको रिएजेंट दे दिया NaOCl और साथ में H+। अब सबसे पहले तो इसे देख के आपको क्लिक करना चाहिए कि ये आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट प्रोवाइड करके दिया है। मैंने आपको बोला था NaOH + X2 इस तरीके से लिख के देता है या NaOX लिख के देता है। तो जब भी आपको ये रिएजेंट दिखे तो आपको सबसे पहले यहां पर कौन सा रिएक्शन सोचना है? हेलोफॉर्म रिएक्शन सोचना है। क्लियर? अब जब आप हेलोफॉर्म रिएक्शन यहां पर करोगे और प्रोडक्ट क्रिएट करोगे तो प्रोडक्ट क्रिएट करने का मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताया था। क्या बताया था? यहां पर अगर आप देखोगे तो ये मिथाइल कीटोन वाला पार्ट है CO और इस साइड यहां पर देखोगे तो CH3 है और मैंने आपको इसका प्रोडक्ट बनाने का जो तरीका बताया था वो ये था कि यहां पर इस बॉन्ड को क्लीव करिए, इस CO और इस मिथाइल यहां पर जो बॉन्ड है इसको क्लीव करिए। एक साइड तो आप क्या क्रिएट कर दीजिए? हेलोफॉर्म, और दूसरा साइड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यही तरीका था प्रोडक्ट बनाने का। तो अगर मैं यहां पर प्रोडक्ट सोचूंगा तो डायरेक्टली हम यहां पर प्रोडक्ट बना सकते हैं COO- Na+, ये हो गया आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे पार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहां पे Cl है तो आपका जो हेलोफॉर्म बनेगा वो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। क्लियर? तो ये हम डायरेक्टली यहां पर बना सकते हैं। और यहां पर आप एक और चीज देख सकते हो, सेकेंड स्टेप में आपको क्या दिया? H+। इस H+ का काम होगा इस O- के साथ कंबाइन करके इसे प्रोटोनेट करने का। तो यहां पे जो हमें ऑब्टेन हो जाएगा वो ये सॉल्ट ऑब्टेन नहीं होगा, ये प्रोटोनेट होके हमें एसिड प्रोवाइड कर देगा और साथ में जो हमें मिलेगा वो क्लोरोफॉर्म मिलेगा। तो ये इस सेकेंड स्टेप का यहां पे रोल है। तो हम इस तरीके से यहां पे प्रोडक्ट सोच सकते हैं। क्लियर? अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब यहां पर देखिए एक चेन रिएक्शन आपको प्रोवाइड किया है और डिफरेंट टॉपिक्स को कैसे यहां पर लिंक करता है उसे देखिए। यहां पर फर्स्ट स्टेप ये हमने पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म सिल्वर हीट। व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर पाउडर, मैंने आपको बताया था क्या बनता है? एसिटाइलिन बनता है। अब हमें ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं H2SO4 HgSO4। एल्कीन एल्काइन जैसे भी दिखे, कौन सा टॉपिक? EAR। और अगर आप इस रीजन को देखोगे तो इस रीजन को हमने यूज किया था एक रिएक्शन में जिसे हम कुचरोव रिएक्शन बोलते थे और इसका प्रोडक्ट बनाने का तरीका था कि इस रीजन को सोचिए, इट इज सिमिलर टू H+H2, ऐसा हमने किया था। और यहां पर जब हम मैकेनिज्म के बारे में सोचते थे तो मैंने आपको क्या बताया था? पाई बॉन्ड ब्रेक करिए, एक साइड H एक साइड प्लस बनाइए, ये इसका प्रोडक्ट बनाने का तरीका था। तो पाई बॉन्ड ब्रेक किया, एक साइड H लगाया, एक साइड प्लस बनाया। और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक। न्यूक्लियोफाइल कौन? यहां पे वाटर अटैक करेगा तो यहां पे कौन जुड़ जाएगा? OH। तो यहां पे OH आ गया और जैसे ही यहां पर ये प्रोडक्ट बना, हमें पता है फाइनली यहां पर क्या करना है, ये इनोल है तो इस इनोल को फाइनली टॉटोमराइज कर दीजिए और यहां पर आप देखोगे
तो जो बी प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो एल्डिहाइड बन जाएगा। और एल्डिहाइड भी कौन सा बन रहा है? एसिटेल्डिहाइड बन रहा है। और यहां पर अब आप देखोगे I2NaOH, एसिटेल्डिहाइड I2NaOH। जैसे ये रिएजेंट दिखे, थिंक हेलोफॉर्म रिएक्शन। और एसिटेल्डिहाइड आपको पता है हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। अगेन प्रोडक्ट बनाने का वही तरीका, इस CO और इस मिथाइल ग्रुप, इन दोनों के बॉन्ड को क्लीव करिए। हमें एक साइड क्या बनाना है? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस एक कार्बन के साथ हमें हेलोफॉर्म क्रिएट करना होता है। तो अगर मैं C प्रोडक्ट की बात करूं तो यहां पे बन जाएगा HCOO माइनस Na+, और सिंस यहां पे हम आयोडीन का यूज कर रहे हैं तो यहां पर हमें आयोडोफॉर्म ऑब्टेन हो जाएगा। तो दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर? तो इस तरीके से यहां पर हम सोच सकते हैं। एक और क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, सपोज अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसे चेक करिए। यहां पर भी आप देखोगे तो क्या दिख रहा है? I2NaOH, और ये जैसी दिखे, थिंक हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन आपको कराना है तो शॉर्ट तरीका वही है। अब यहां पर आप देखिए कि कौन सा मिथाइल कीटोन वाला पार्ट है। यहां पर मुझे कीटोन वाला पार्ट ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, यहां पे इस CO से कोई मिथाइल ग्रुप नहीं लगा है, मतलब यहां तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो यहां पर हम देख सकते हैं मिथाइल कीटोन है, तो यहां पर हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा। अब तरीका वही, इस बॉन्ड को क्लीव करिए। इस साइड हमें क्या क्रिएट करना है? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस एक कार्बन के साथ हम हेलोफॉर्म क्रिएट कर देंगे। और यहां पर आप देख सकते हो A+B आपको दिया है, और A आपको एक येलो पीपीटी मेंशन करके दिया है, और ये येलो पीपीटी मुझे पता है किसका बनेगा? आयोडोफॉर्म का बनेगा। तो इस साइड तो हमने यहां पर आयोडोफॉर्म क्रिएट कर दिया। और अगर मैं इस B पार्ट की बात करूं तो B जो पार्ट है वो हमें एक सॉल्ट क्रिएट करना है, तो यहां पर हमने एक सॉल्ट क्रिएट कर दिया, COO माइनस Na+, और यहां पर ये बैलेंसी आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये चीज हम यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? अब यहां पर H+ दिया है, H+ का क्या काम होगा? इसे प्रोटोनेट करने का। तो अगर मैं C प्रोडक्ट की बात करूं तो यहां पर आपको C ये मिल जाएगा, यहां पे OH लग जाएगा, और यहां पे ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये मेरा C प्रोडक्ट हो गया। D प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां पर सोचिए क्या होगा। यहां पर आप सिंपली इसे हीट कर रहे हो। अब यहां पर आपको एक चीज क्लिक करना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, दिस इज बीटा कीटो एसिड, और बीटा कीटो एसिड को हीट करने पे डी कार्बोक्सिलेशन होता है, यहां से CO2 बाहर होगा, और हमें यहां पर प्रोडक्ट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, CO2 बाहर, तो ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहां पे डी कार्बोक्सिलेशन होकर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। और इस तरीके से आपको चेन रिएक्शन प्रोवाइड करके देता है, जहां पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स को लिंक करना होता है। क्लियर? सो दिस इज रिगार्डिंग हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें जो एक एक कंसेप्ट मैंने बताया उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर?